आज के जो हमारे स्पीकर है, जो गेस्ट है, बाला किशोर भाई जी, आप उन्हें जानते भी होंगे और पिछले 25 ईयर्स से राजयोगा का अभ्यास कर रहे हैं वो। और आप स्पिरिट समिट कॉन्फ्रेंसेस जो होती है स्पेशली फॉर द आईटी कम्युनिटी, उनके लिए वो फाउंडर हैं। साथ साथ स्पिरिचुअलिटी इन आईटी रिट्रीट्स जो होती है उनके भी वो फाउंडर हैं। आपने प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोच किया हुआ है और सर्टिफिकेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल यूके से भी प्राप्त किया हुआ है। और आपने एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी वारंगल से भी किया हुआ है। और बहुत ही अच्छी सी बात है कि जैसे हम सभी सुना होगा कि अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, लेकिन भाई साहब का बहुत ही यूनिक है, निराला एक टॉपिक है कि अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी एंड स्पेशली फॉर आईटी कम्युनिटी। तो किस तरह से वो बहुत ही इजी वे में स्पेशली मेडिटेशन को किस तरह से साइंस एंड साइंटिफिक प्रूफ के द्वारा आईटी कॉर्पोरेट्स को समझाना है, तो बहुत ही उनके यूनिक समझाने का एक वे है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से पुरुषार्थ में एक यूनिकनेस लेके आए, हाउ टू मेक अवर पुरुषार्थ सिंपल येट इफेक्टिव बाय अप्लाइंग कॉमन सेंस। तो हम भाई जी से सुनते हैं। तो भाई जी का बहुत दिल से हम स्वागत करते हैं कि हमारे बीच में पधारे हुए हैं। सो थैंक यू ब्रदर। ओम शांति। थैंक यू पुनीत भाई। ओम शांति। अभय भाई, सुशील भाई, ओम शांति। मोहन भाई, बाकी सभी भी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंटरैक्टिव। ठीक है, गुड। सो विल स्टार्ट with a minute's meditation, or you've already done that? Yeah, we have done it, but we should start with that. Yeah, good. Sit straight. Use, experience this, Swaman. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति। बाबा जो भी ज्ञान सुनाते हैं उनका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? जैसे मैंने कहा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वन साइडेड लेक्चर, ये इंटरैक्टिव होगा। आई विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू विल कीप आंसरिंग, यू विल कीप आस्किंग, आई विल कीप शेयरिंग। ठीक है? यस यस भाई जी। सॉरी। यस यस, हाँ यस, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो पहला प्रश्न मैंने ये पूछा कि बाबा के ज्ञान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस प्रकार का ज्ञान है? ओके, हाँ, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ट्रूथ, न्यू, पावर। ओके, अच्छा, वेरी गुड। ओम शांति। भाई जी,
बाबा का ज्ञान है ट्रूथ के ऊपर, जिसपे उनके 7 नेचर है आत्मा के, शांति, पीस, आनंद मिले, उस सच Okay. से शुद्ध आत्मा मिले और हम लोग को प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिले, और हम Okay. पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़े, क्योंकि हम बाबा के बच्चे, तो बाबा हमको आगे बढ़ाते हैं। तो उस तरह से बाबा ज्ञान देते हैं। ओम शांति भाई जी। Very good, very good. Okay. Okay, it is practical, it is powerful, it is true, it is new. Very good, very good. Sensible, very good. So Simple. now, simple hai, very good. So two most important characteristics of Baba's Gyan. जो most important है वो ये कि बाबा जो कुछ कहते हैं वो सच कहते हैं, मानते हैं या नहीं मानते? Yes, so it Yes, is yes. true, and whatever he says is right. It is not wrong, it is right. So one is true, the other one is right. Two most important characteristics, because this is the foundation, okay, of our churning. आपने कई बार बाबा की मुरलियों में सुना होगा, बच्चे विचार सागर मंथन करो। तो विचार सागर मंथन का मतलब क्या होता है? आप चैट में भेज सकते हैं। इट्स ओके, यू कैन टाइप इट इन चैट, व्हिच इज इजियर आई गेस। आपने कभी सोचा विचार सागर मंथन इसका मतलब क्या है? सेल्फ एनालिसिस और गोइंग अपने डीप। थॉट्स भाई जी। हाँ, गोइंग डीप का मतलब क्या है? सेल्फ को एनालाइज करना, इसका मतलब क्या है? मैं इतने फुट का हूँ। अंतर्मुख का मतलब क्या है? I'm sorry, I'm not going to leave you like that. ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, अंतर्मुखी मतलब स्वदर्शन चक्र फिराना भी कह सकते हैं, आदि से लेके अंत हाँ, तक का पूरा जो चक्र है पूरा ड्रामा का, हाँ, पूरा शुरू से गुड। लेके अंत तक का क्या जो हमारा जर्नी है सोल वो का। तो मेरा 20 सेकंड में हो जाता है भाई साहब। और कुछ बचता ही नहीं है 20 सेकंड के बाद। एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। हाँ, practical application of Murli points. Okay, Anubhav Swarup, very good. So most important, meaning, reason, solution regarding that topic. Very good answers. जो भी पॉइंट हम बाबा से सुनते हैं, जो भी महावाक्य सुनते हैं, हमें ये पूछना है सुनते हुए कि is this point empowering me? आप लिख लो ये शब्द, अगर कोई हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो और अच्छा। Is this point empowering me? Is this point enriching me? Is this point encouraging me? And is this point making me more enthusiastic? Okay, 4 E's: empower, enrich, encourage and enthusiastic. 4 बातें कौन सी हैं? Empower, enrich, encourage, enthusiastic. जो भी बाबा महावाक्य सुनाते हैं, इन 4 चीजों को देने के लिए सुनाते हैं। यस और नो? एम्पावर, एनरिच, एनकरेज एंड एंथुजियास्टिक। यस और नो? राइट? अभी कोई भी पॉइंट जब हम सुनते हैं, अगर वो पॉइंट से हम इन 4 फिल्टर्स में से पास करते हैं, एम्पावर, एनरिच, एनकरेज, एंथुजियास्टिक, ओके, अगर वो आपकी जो सोच है, आपको लगता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो या इसमें से कोई भी फिल्टर्स में वो अटक जा रहा है, 6 filters we discussed. One is true, one is right,
One is empower, enrich, encourage and enthusiastic. 6 filters. अगर इनमें से किसी भी फिल्टर में वो पॉइंट अटक जाता है, मतलब वो सुनने के बाद, वो पॉइंट सुनने के बाद आपको डर लगता है, या वो पॉइंट सुनने के बाद अपने आप के ऊपर आपको गिल्ट फीलिंग आती है, या वो पॉइंट सुनने के बाद आप अपने आप के ऊपर आपको डाउट आता है, या अपने आप को आप वीक फील करते हो, इसका मतलब है 2 ही कारण हो सकते हैं। मतलब अगर ये 4 बातें आपको मिल नहीं रही है उसके उस पॉइंट से, तो इसका मतलब है या तो आपका विचार करने का ढंग को आपको बदलना है, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग, or that point that you are churning is not applicable to you. Very, very important. Only 2 reasons. Only 2 reasons. Now, विचार सागर मंथन करने का मतलब है कि जो बाबा ने ये पॉइंट सुनाया है, इस पॉइंट को मुझे अपने जीवन में कैसे धारण करनी है, ताकि मैं खुद को एम्पावर्ड, एनरिच्ड, एंकरेज्ड और एंथुजियास्टिक अनुभव कर सकूं। विचार सागर मंथन का ये मतलब है। विचार सागर मंथन मतलब क्या है कि बाबा ने ये जो महावाक्य सुनाया है, इस महावाक्य को किस तरीके से समझने से मैं अपने जीवन में अपने आप को इस परिस्थिति के समय एम्पावर, एनरिच, एंकरेज और एंथुजियास्टिक अनुभव कर सकूं। अगर ये 4 बातें अनुभव नहीं हो रही है आपको, अगर आप वीक अनुभव कर रहे हैं, गिल्टी अनुभव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको अपनी विचार करने की जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, या तो उसको बदलना है, या जो बाबा पॉइंट सुना रहे हैं वो आपकी सिचुएशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर मानो बाबा आप स्टूडेंट हैं, आपको नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, और बाबा कह रहे हैं बच्चे ये लौकिक पढ़ाई किस काम का, ये 1 जन्म का है, मैं जो पढ़ाता हूं 21 जन्म का है, वो तो फूटी खौड़ी भी नहीं मिलेगी, इसलिए आप वो छोड़ो, जो कुछ आज तक सीखा है बच्चे भूल जाओ, और जो मैं सुना रहा हूं सिर्फ वही याद रखो। अगर मैं इस पॉइंट को विचार करूं स्टूडेंट होने के नाते, और मैं अपना लौकिक पढ़ाई छोड़ दूं, क्योंकि बाबा ने कहा जो कुछ सुना है वो भूल जाओ, ये लौकिक पढ़ाई किसी काम का नहीं है, तो क्या मैं सही तरीके से उसको विचार कर रहा हूं? यू कैन आंसर। क्या ये सही है? वेरी गुड। दिस इज नॉट द राइट मेथड, कारण कि वो मुझे स्टूडेंट होने के नाते वो पॉइंट मुझे एम्पावर और एंथुजियास्टिक बनाने के बजाय मुझे वो अपनी जो पुरुषार्थ है उससे डिस्करेज कर रही है। तो एक दूसरा प्रिंसिपल भी आप लिखो विचार सागर मंथन के बारे में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी पॉइंट को सोचने से अगर मैं पुरुषार्थहीन बन रहा हूं, तो वो सही प्रकार का विचार सागर मंथन नहीं है। जिस भी पॉइंट को सोचने से, बाबा की पॉइंट को सोचने से, विचार करने से अगर मैं पुरुषार्थहीन बन रहा हूं, पुरुषार्थहीन का मतलब है जो मेरी जिम्मेवारियां हैं, चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, जो मेरी जिम्मेवारियां हैं, अगर वो दृष्टिकोण, वो विचार, उस प्रकार का सोच मुझे अपनी जिम्मेवारियों से दूर कर रहा है, मुझे परिवार से दूर कर रहा है,
बाबा से दूर कर रहा है, सेवा से दूर कर रहा है, तो वो सही प्रकार का विचार सागर मंथन नहीं है। मिसाल के तौर पर यही एग्जाम्पल ले लो आप स्टूडेंट हो, आपका पुरुषार्थ है पढ़ाई करना, लेकिन आपने ये पॉइंट सुना और सोचने लगे कि बाबा तो कहते हैं हमको पढ़ना नहीं चाहिए, ये लौकिक पढ़ाई किसी काम का नहीं है, सिर्फ अलौकिक पढ़ाई जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं वही याद रखना है, बाकी सब भूल जाना है। तो इस प्रकार की दृष्टिकोण से आपको क्या हो रहा है, अपनी पढ़ाई के ऊपर आपकी जो उमंग उत्साह है वो कम हो रहा है। इसका मतलब है आपका विचार करने का ढंग सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि बाबा जो भी सुनाते हैं वो हमें पुरुषार्थीवान बनाने के लिए सुनाते हैं, बल्कि पुरुषार्थहीन बनाने के लिए नहीं सुनाते हैं। अगर आप पुरुषार्थहीन बन रहे हैं तो इसका मतलब है आपका विचार सागर मंथन ठीक नहीं है। आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आपका सारा बोझ मुझे दे दो, आप निश्चिंत हो जाओ। आपके बच्चों को बुखार हुआ है और आप इस पॉइंट को याद करते हैं, बच्चे निश्चिंत हो जाओ, सारा बोझ मुझे दे दो। ड्रामा अनुसार इनको बुखार आना था, आया, ड्रामा अनुसार ही ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये इनका अकाउंट्स ठीक हो रहे हैं। मैं निश्चिंत हूं, जैसे आज बाबा ने मुरली में सुनाया। क्या ये सही है? माता पिता होने के नाते आपका अपने बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपका पुरुषार्थ क्या है? जब उनको शरीर ठीक नहीं है, बुखार आया है, तो आपका पुरुषार्थ क्या है? उनको डॉक्टर के पास ले जाना, उनको दवाई खिलाना। यस और नो? अगर इस महावाक्य को याद करके आप अपनी पुरुषार्थ को छोड़ रहे हैं, आप पुरुषार्थहीन बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपका विचार करने का ढंग सही नहीं है। इसका मतलब है उस सिचुएशन के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट के लिए वो पॉइंट अप्लीकेबल नहीं है। This is very, very, very important. This clarity is important. ओके कि कौन सा पॉइंट मेरे लिए, मेरे सिचुएशन के लिए इस समय अप्लीकेबल है, कौन सा पॉइंट मेरे सिचुएशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये क्लैरिटी आना ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये क्लैरिटी ना होने के कारण ही हम अननेसेसरीली कंफ्यूज होते हैं। एक और इक्वेशन मैं आप सबको देना चाहता हूं आज, इस पर भी आप विचार करना। ठीक है, मैं यहां टाइप कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन, प्रिंसिपल प्लस कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रैक्टिस। बाबा जो भी महावाक्य सुनाते हैं, उस महावाक्य के पीछे प्रिंसिपल यही होता है ताकि मैं अपने आप को एम्पावर फील करूं, एनरिच फील करूं, एंकरेज्ड फील करूं और एंथुजियास्टिक फील करूं। बस ये प्रिंसिपल है। लेकिन वो पॉइंट मेरे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मुझे कैसे समझना है ताकि मेरे अपने जीवन के हिसाब से मैं अपना प्रैक्टिस तैयार कर सकूं। मिसाल के तौर पर आपको रोज 7 बजे आपकी ऑफिस का बस पकड़ना है, 7 बजे सुबह को, और आपका दिल होता है कि मैं 7 बजे मुरली सुनूं। अभी प्रिंसिपल क्या है? रोज मुरली सुनने के पीछे प्रिंसिपल क्या है?
मुरली सुनने का प्रिंसिपल है, जो भी उस दिन के लिए बाबा ने महावाक्य सुनाए हैं वो मैं अच्छी तरह से सुनूं या पढ़ूं और उसको याद रखूं और उसको अपने जीवन में धारण करूं। ये मुरली सुनने के पीछे प्रिंसिपल है। यस और नो? करेक्ट। और मेरे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मुझे रोज सुबह को 7 बजे वीकडेज में बस पकड़नी होती है, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट 7 बजे बस पकड़ना है। अभी मैं अपने लिए कैसे ये प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक नया प्रैक्टिस में कैसे बना सकता हूं? कोई काम नहीं है मुझे गिल्ट फील होने में, मुझे अपने आप को कोसने में, और रोज सुबह उठने के बाद ये सोचना कि किस प्रकार का जॉब मिला है, कौन सी किस जीवन की अकाउंट्स में इस बार भुगत रहा हूं, रोज मैं सेंटर जा नहीं पा रहा हूं, बाकी लोग तो सेंटर में सुनते हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं क्योंकि दिस रिचड जॉब 7 बजे कोई ये होना है क्या? ये सारा सोचने से कोई भी आपको फायदा नहीं है। इंस्टेड वो अच्छा जॉब मिला है, 7 बजे आपको बस चढ़ना है, ये आपकी कॉन्टेक्स्ट है। तो इसमें आप जो बाबा ने प्रिंसिपल सुनाया है, बच्चे अच्छी तरह से, आपको 45 मिनट्स लगता है आपके ऑफिस पहुंचने में, फैंटास्टिक। तो वो 45 मिनट्स आपका मोबाइल तो आपके साथ होगा ही, उसमें आप मुरली सुनो, उसमें आप मुरली पढ़ो, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप चर्न करो, उसको आप रेडी करो। ये दो तीन पॉइंट्स में आज अपने जीवन में, आज की जो मेरे ऑफिस का काम है उसमें मैं ये पॉइंट्स अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके लिए वीकडेज में मुरली सुनने की, आपकी मोबाइल के द्वारा या पढ़ने की, ये नई प्रैक्टिस बन गई है। तो प्रिंसिपल है मुरली सुनना या बाबा के महावाक्यों को धारण करना, और आपका कॉन्टेक्स्ट है कि 7 बजे आपको बस पकड़ना है, और आपका अभी प्रैक्टिस बन गया है, आप वर्किंग डेज में मोबाइल से वो मुरली सुनेंगे, तो आपके लिए नए प्रैक्टिस बन गई है। सो यू डोंट हैव टू फील गिल्टी, you can feel good because now it is uninterrupted, you are able to use those 45 minutes properly, and you are able to fill your mind with lot of Baba's positive thoughts. So principle plus context is equal to practice. तो मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट मतलब मेरी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली के अनुसार बाबा के बताए हुए प्रिंसिपल्स जो हैं, उन प्रिंसिपल्स को जोड़ के अपने जीवन में मुझे पुरुषार्थ की कैसे कैसे प्रैक्टिसेस बनानी है, उसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। So I must understand what is the principle behind Baba's Mahavakya, add my context to it, create my unique practice. This process of understanding my context, understanding the principle, adding those two and creating my practice, that is Vichar Sagar Manthan. Make sense? ठीक है, सबको समझ में आया कि विचार सागर मंथन का मतलब क्या होता है? हाँ, जब मैं विचार सागर मंथन करूंगा तो उस विचार सागर मंथन से, इस प्रकार की विचार सागर मंथन करूंगा तो इस प्रकार की विचार सागर मंथन करने से मैं एम्पावर भी फील करूंगा, एनरिच भी फील करूंगा, और एंकरेज और उमंग उत्साह में भी आऊंगा। हाँ, कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया, किसी ने कहा, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है मेरे जीवन में मेरे जो परिस्थितियां हैं या मेरी जो स्थिति है, उस स्थिति को हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हो, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट का मतलब है आपका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं आप रिटायर्ड हो।
रिटायर्ड व्यक्ति के लिए कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, स्टूडेंट के लिए उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है, उनके परिस्थिति के अनुसार उनको पढ़ाई करना है, तो वो हुआ कॉन्टेक्स्ट। आप जॉब कर रहे हो तो आपके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपको 7 बजे वो बस पकड़ के आपको ऑफिस जाना ही है, वो आपका स्थिति है, वो आपका परिस्थिति है, वो आपका सिचुएशन है, करेक्ट वर्ड, ठीक है। सिचुएशन का मतलब है आपके सिचुएशन के अनुसार, उसका मतलब है आपका कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट समझना और बाबा की बताई हुई प्रिंसिपल को जोड़ना, उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस तैयार करना, इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। इसका मतलब है बाबा की दी हुई महावाक्य जो है वो मेरे वर्तमान समय की परिस्थिति को अप्लीकेबल है या नहीं, सबसे पहले ये पूछना चाहिए अपने आप को। ऐसा नहीं कि बाबा ने सुनाया तो इसलिए सब कुछ मेरे लिए एप्लीकेबल है, नहीं, बाबा 10 लाख या लाखों लोगों के लिए वो मुरली सुना रहे हैं, तो मेरे जीवन में वर्तमान समय की परिस्थिति के अनुसार ये पॉइंट मेरे लिए एप्लीकेबल है या नहीं। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो कुछ पढ़ा है वो भूल जाओ, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में सुना रहे हैं बाबा। अगर मैं स्टूडेंट हूं, जो कुछ पढ़ा हूं अगर मैं भूल जाऊं तो मैं एग्जाम कैसे लिखूं। मैं कारीगर हूं, मतलब मैं स्किल्ड पर्सन हूं, मैंने कारपेंट्री सीखा है, जो कुछ सीखा है इस लौकिक में बच्चे भूल जाओ तो मैं कारपेंट्री कैसे भूल जाऊं। अगर मैं भूल गया तो मैं अपनी कमाई कैसे करूंगा। तो इसका मतलब है जो कुछ सुना है ये भूल जाओ, ये पॉइंट इस स्थिति में, इस सिचुएशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, तो उस पॉइंट को छोड़ दो, हो गया। बच्चे अगली दिवाली नहीं देखोगे, दिस इज व्हाट बाबा यूज्ड टू से मेनी मेनी टाइम्स व्हेन दादीज वेयर देयर। इसका मतलब ये नहीं कि आप टेंशन में आ जाओ और जो कुछ आप अभी पुरुषार्थ कर रहे हो उसको पूरी तरह से छोड़ दो, नहीं। इसका मतलब है बच्चे पे अटेंशन, बच्चे आप अलबेलापन खत्म करो, क्योंकि किस प्रकार से इस पॉइंट को समझने से मैं पुरुषार्थीवान बनूंगा, मैं एम्पावर हो जाऊंगा, मैं एंथुजियास्टिक बनूंगा, मैं एनरिच हो जाऊंगा, इस प्रकार से ही हमें उस पॉइंट को लेना है। अगर ये बात आपने समझ लिया तो कोई भी बाबा का महावाक्य आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर आपका नाइट शिफ्ट है और आप घर पहुंचते, आपका शिफ्ट टाइमिंग ही 3 o'clock to 12 o'clock है, 9 hours, या 4 o'clock to 12 o'clock नाइट है, और आप घर आते ही हो 12 o'clock, घर आते आते आपको 12:31 हो जाता है, उस टाइम पे थोड़ा सा स्नान आदि करके कुछ लेके आप सोते हो तो 2 बज जाता है। तो अगर बाबा जब अमृत वेले की बात सुनाते हैं, आपकी कॉन्टेक्स्ट के लिए, आपकी स्थिति के अनुसार वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप 2 बजे सोते हो, 3:45 को उठते हो, 2 घंटे से कम समय में आप अपने आप को डिस्टर्ब करते हो, तो आपका तबीयत अननेसेसरली खराब हो जाएगा। तो जो 6 घंटे की आपको जरूरत है, 2 बजे सोते हो, 6 बजे सो गए, तो 8 बजे उठ के उस टाइम पे प्यार से बाबा को याद करो। गुड। हाँ, अगर आप रात को 10 बजे सोते हो या आप सुबह 3:45 को उठना चाहते हो, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आपको नाइट शिफ्ट नहीं है, रेगुलर शिफ्ट है, तो डेफिनेटली आपको कम से कम वो रात को 10 बजे ऐसे सो जाना चाहिए, ताकि आपको कम 9:45 10 तक सो जाएंगे तो आपको 3:45 तक आप उठ जाएंगे, ताकि आपको 5.5 या 6 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद मिलेगी। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल? सुबह उठने के बाद प्यार से बाबा की याद में बैठना, क्योंकि अच्छी नींद करने के बाद जब मन शांत हो जाता है, उस समय बाबा को याद करेंगे तो ब्रेन और माइंड उस शक्ति को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर सकेंगे। तो आपका फ्रेश टाइम क्या है? क्योंकि आप रात को 2 बजे सोते हो, तो आपका फ्रेश टाइमिंग क्या है? 7:30 बजे या 8 बजे आप उठ जाते हो। फैंटास्टिक।
सो अगर 10 बजे से 9 बजे तक आपका जॉब है, नुमे शाम मतलब 7 बजे से 7:30 बजे आपका मिस होता है, कोई बात नहीं। जो समय आपको, आप फ्रेश होते हो, आप रिलैक्स्ड होते हो, वही आपके लिए नुमा शाम है। देखो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज to take that power from Baba and add your context. And here I am saying context means बिना अलबेलेपन के। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्कूल से, कॉलेज से आता हूँ या ऑफिस से आता हूँ 6 बजे और मोबाइल के सामने बैठ जाता हूँ और वेब सीरीज के सामने बैठ जाता हूँ, गप्पे मारने बैठ जाता हूँ, तो मेरे रात को 11 11:30 बज जाते हैं। तो आपके लिए वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आप अलबेले हो, आप गलत कर रहे हो। क्योंकि आप जब 5 बजे 6 बजे आप वापस घर आ जाते हो, तो आपके टाइम को ऐसा सेट करो ताकि आप 10 बजे आराम से बेड पे आप सो सको, ताकि 3:45 तक आप उठ जाओ और अच्छी तरह से अमृत वेला करो। हाँ, अमृत वेले के बाद सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, ये आपकी शरीर के हिसाब से है। ऑल माई वर्किंग लाइफ, पिछले 25 साल से 27 साल से मैं ज्ञान में हूं और पिछले 25 साल से मैं जॉब भी कर रहा हूं। ऑल दीज इयर्स अमृत वेले के बाद मैं 1-1.5 घंटा सो जाता हूं, तब मेरा मन कंप्लीटली फ्रेश हो जाता है और सारा दिन मैं फ्रेश रह सकता हूं। ठीक है, तो 10 10:30 बजे मैं नींद कर लेता हूं, तो 3:45 को उठ जाता हूं, तो 4:45 तक योग किया, 4:30 4:45 तक, उसके बाद 1-1.5 घंटा नींद किया, तो उसके बाद फ्रेश 6:30 वो टाइम से आई एम अगेन फुल डे फ्रेश। हाँ, अगर आफ्टरनून एक 10-15 मिनट भोजन के बाद अगर थोड़ा पावर नैप लेना है तो पावर नैप ले लेता हूं, बस हो गया। तो एक चीज में, दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप लिख लो ये बात। जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ, दैट पुरुषार्थ शुड बी लव बेस्ड, मतलब प्यार के आधार पर वो पुरुषार्थ होना चाहिए, डर के आधार पर नहीं। डर डर के हमें बाबा को याद नहीं करना है, प्यार से याद करना है। इसलिए एक बाबा का महावाक्य है, आप लिख लो, वो डेट भी मैं बताऊंगा आपको। 9/4/2011 एक स्पेशल साकार मुरली आई है, और वही मुरली मोस्ट रिसेंटली भी आई है। सेम अप्रैल मास में ही 2021 में भी रिपीट हुआ है वो मुरली, साकार मुरली। वो मैं प्रफुल्ल भाई को, या 9/4/11, वो मैं प्रफुल्ल भाई को ईमेल करूंगा तो वो आप सबसे शेयर करेंगे। ठीक है, 9/4/2011 की मुरली, वो एनुअल मीटिंग मधुबन में वो हुआ था। ठीक है, तो वो सभी जगह पे भेजी गई या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन रिसेंटली भी वो मुरली आई थी, शायद 10 अप्रैल 2021 भी वही मुरली आई होगी। मैं आपको बताऊंगा, आई विल ईमेल दैट। तो उस मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है। बाप को ज्ञानयुक्त प्यार और स्नेहयुक्त योग अच्छा लगता है, ये लिख लो आप। ज्ञानयुक्त प्यार, प्यार भी कैसा होना चाहिए? ज्ञान युक्त होना चाहिए। ब्लाइंड लव बाबा को पसंद नहीं है। ज्ञान युक्त प्यार और स्नेह युक्त योग, योग भी होता है तो उसमें स्नेह होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। ये बाप को पसंद नहीं है। उस मुरली में बहुत ब्यूटीफुल बात बाबा ने बताई है, अगर प्यार में ज्ञान नहीं है तो कभी कभी वो प्यार विचलित कर देती है, वो प्यार मोह में बदल जाता है। फैसिनेटिंग स्टफ। प्यार भी हो लेकिन ज्ञान युक्त प्यार हो, योग हो लेकिन स्नेह युक्त योग हो। तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो बाबा के प्रति प्यार के आधार पर वो पुरुषार्थ होना चाहिए।
बिकॉज जो भी वो पुरुषार्थ कराता है हमसे, वो पुरुषार्थ से वो यही चाहता है कि मेरे बच्चे एम्पावर्ड फील करे, एनरिच फील करे, एंकरेज्ड फील करे और एंथुजियास्टिक फील करे। अगर डर डर के पुरुषार्थ करते हो तो ये आपको अनुभव नहीं होगा। और इसीलिए मैं एक आई रियली लाइक कॉलिंग शिव बाबा एज ओशन ऑफ कॉमन सेंस। इसलिए मैं शिव बाबा को ओशन ऑफ कॉमन सेंस कहता हूं, क्योंकि कभी कभी हम अपना कॉमन सेंस भूल जाते हैं, लेकिन बाबा नहीं भूलता है। मिसाल के तौर पर लेट मी शेयर सम मुरली पॉइंट्स कि ये कॉमन सेंस के बारे में बाबा ने क्या बताया है। अभी 8/11/2021 ये महीने में जो साकार मुरली आया है 8/11/2021, हाँ, तो उस मुरली में बाबा ने क्या बताया सुनो आप। असुर कैसा हंगामा करते हैं, चित्र फाड़ते हैं, कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? लिसन टू दिस नेक्स्ट लाइन। बाबा, कोई भी आके अगर आपने कुछ प्रदर्शनी लगाई और कोई बाहर के बुरे लोग आके उसको आग लगा देते हैं, उसको कुछ करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो बाबा ने क्या आंसर, क्या क्या बताया, क्या डायरेक्शन दिया? अंदर में समझते हैं भावी, अंदर में समझेंगे कि पिछले कल्प में हुआ होगा, इस बार भी हो रहा है। बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लिसन केयरफुली। उस बात के कारण हमें दुख ना हो इसलिए हम बाबा की बात कहेंगे, लेकिन हमारी जो जिम्मेवारी बनती है पुलिस को रिपोर्ट करना, वो तो हमको करना ही है। अंदर में जानते हैं कल पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं, नुकसान हुआ, लेकिन इस समय की जिम्मेवारी है, इस समय की पुरुषार्थ है कि हम जाके पुलिस को रिपोर्ट करें। नाउ दूसरी बात, बहुत सारे स्पेशली कुमारी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे कुमार सोचते हैं कि इस जन्म के माँ बाप तो एक जन्म के लिए हैं, लेकिन वो शिव बाबा तो 21 जन्म का माँ बाप हैं। हम उनकी बात सुने या आपकी बात सुने तो लौकिक माँ बाप की देखभाल भी ठीक से नहीं करते हैं। तो उनके लिए बाबा ने क्या बताया, मुरली डेट लिख लो आप, 2/6/2021, ये भी साकार मुरली है। 2 जून 2021 इस वर्ष में बाबा ने क्या बताया है? हाँ, 2/6/2021 बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। वेरी इंटरेस्टिंग महावाक्य, मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। एंड देन इमीडिएटली व्हाट बाबा इज सेइंग, लिसन केयरफुली। बाकी ऐसे नहीं कि यहां आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा दोरी करना है, तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभलना है, बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का। वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो व्यवसाय है, मतलब आपका जो जॉब है, या आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप प्रोफेशनल हो, अपना धंधादौरी करना है, अपना घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का। आपके माता पिता हैं तो उनकी जो आप पर कर्ज चढ़ी हुई है उसको उतारना है, मतलब आपको रीपे करना है, उनकी सेवा कर उजूरा देना है। बाबा ने ये नहीं कहा अगर आपके माता पिता बीकेस नहीं है तो उनकी उजूरा उतारने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी माता पिता बीके हैं तो ही आप उनकी कर्जा उतारना है, ऐसा बताया इस महावाक्य में? ही सिंपली सेड माँ बाप की कर्जा उतारना है, उनकी सेवा कर उजूरा देना है, माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। ब्यूटीफुल। जो भी माँ बाप ने हमें जन्म दे के पाल पोस के बड़ा करके बाबा की ज्ञान सुनने के लायक जो हमें बनाया है, क्योंकि बाबा के पास आने से पहले तो हम उस माता पिता के साथ ही थे ना, अभी भी हैं, तो बाबा की ज्ञान सुनने के लायक जो हमारे लौकिक माता पिता ने बनाया है,
उनका रिटर्न हमें देना है, उनकी पालना का कर्ज हमें उतारना है। तो हमें कभी भी, चाहे हमारे माता पिता बीकेस हो या ना हो, कभी भी हमें उनसे दूर चले जाना, उनकी देखभाल नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए। बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट इज ज्ञान, बिकॉज दिस इज ज्ञान। और दूसरी बात, कई बार बाबा के बच्चे कहते हैं कि उनको कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो शरीर को याद करना है या आत्मा को याद करना है। तो इसके बारे में बाबा ने क्या बताया है, इसकी डेट आप सुनो, इसकी डेट आप लिखो, 7/3/2019 और 26/3/2019। हाँ, 7, ये भी साकार मुरली है, ठीक है। 7/3/2019, 26/3/2019 ये भी साकार मुरली है। 26/3/2019 से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। शरीर याद आती है या आत्मा याद आती है? किसको याद करना है? जब हम योग में बैठते हैं, सबको वाइब्रेशन देना है, तो क्या करना है? बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनो अब इसकी बात। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है, शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। तो जब बाबा हमें याद करते हैं तो बाबा को भी क्या याद आता है? रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। सी द कॉमन सेंस, व्हाई देयर इज कंफ्यूजन? बाला भाई कहने से मेरा रूप याद आएगी ना आपको, अभिजीत भाई रूप याद आएगी, अबई भाई रूप याद आएगी, इसमें क्या कंफ्यूजन है? फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो, इस दादे के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करे या परम धाम में याद करे? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। नो कंफ्यूजन, याद तो आत्मा को ही करेंगे, लेकिन शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। तो अगर बालाबाई को आप वाइब्रेशन देना चाहते हो, बालाबाई की आत्मा को, तो बालाबाई का शरीर, चेहरा आपके सामने आएगा, उनके चेहरे के बीच में आप एक आत्मा को विजुअलाइज करो और वाइब्रेशन दो, तो हो गया। तो शरीर पहले, उसके बाद आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा, इसमें क्या गलत है? फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है, ब्यूटीफुल। बाबा क्या कह रहे हैं? फलाने आत्मा में यह गुण है, ठीक है, इसको बाबा ऐड कर रहे हैं और अच्छा क्लैरिफाई कर रहे हैं। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है, नेचुरली, नहीं तो हर एक सिर्फ बिंदु हो जाएंगे, नो डिफरेंस। कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है, आत्म अभिमान में रहे बाप को याद करते रहते हैं, जहां सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं, फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे, तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना, इसमें शिव बाबा हैं, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं, इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा, वहां जाकर क्या करेंगे? इस तन में ही प्रवेश करते हैं, तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है, यह अनन्य अच्छी आत्मा है। क्लियर? नो कंफ्यूजन? 26/3/2019 मुरली, मैं मुरली से ही पढ़ रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। अभी दूसरा मुरली 7/3/2019। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो, नाउ लिसन, बाबा क्या बता रहे हैं? समझो किसी को करंट देनी है, सकाश देनी है,
कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। करंट कैसे देते बाबा? शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। अगर आपके फ्रेंड्स में, बी केस में, परिवार में किसी को कोविड हो गया, कोई बुखार हो गया, उनको वाइब्रेशन देना है, तो आप कैसे वाइब्रेशन देंगे? शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। यह युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है, बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। यह जैसे सर्च लाइट देना होता है। इसका मतलब है बाप को भी याद करेंगे, बाबा से शक्तियां लेंगे और उस आत्मा के चित्र को सामने लाएंगे, और उस चित्र के बीच में जो ब्रुकुटी के बीच में आत्मा है उनको हम वाइब्रेशन देंगे। पहले शरीर फिर आत्मा। ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ करना है, चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे, बाबा का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्चलाइट देनी होती है, यह बाबा भी सर्चलाइट देते हैं। फिर इनकी कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। तो पहले शरीर फिर आत्मा। सो दिस इज फ्रॉम 7/3/2019 साकार मुरली। ठीक है। अच्छा, मुझे 11:15 तक टाइम दिया गया और थोड़ा टाइम दे सकते हैं और मैं कुछ बता सकता हूं आप, और ऐसे अच्छे पॉइंट्स जो बाबा ने बताए हैं। Yes, Balabai, we can. कैन आई कंटिन्यू? Yes, yes. हाँ, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अभी दूसरी पॉइंट सुनो। कई बार ये कंफ्यूजन होता है ना कि योग के बारे में, ठीक है? तो ये मुरली है 11/4/1986 की मुरली। 11/4/1986 की मुरली। 1986 की जो बुक है ना उसमें ये लास्ट मुरली है। ठीक है, 11/4/1986। या इस मुरली में बाबा ने क्या बताया ये ध्यान से सुनना, ठीक है? ये स्पेशली कुमार्स के लिए बहुत अच्छा यूज होगा। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। याद है ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज चाहिए, आत्मा की भी नॉलेज चाहिए। दिस इज फ्रॉम दिस मुरली 11/4/1986, अव्यक्त मुरली। राइट देयर, इट्स नॉट साकार, इट्स अव्यक्त। शरीर की भी नॉलेज चाहिए, आत्मा की भी नॉलेज चाहिए। क्योंकि कई बार बीकेएस को मैंने देखा है, वो कहते हैं ये शरीर तो पुरानी जुत्ती है। देखो उस पॉइंट को कैसे मिस इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उल्टी तरीके से सोचते हैं। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, इसको जो भी खिलाओ। इसको एक्सरसाइज क्यों करानी है? क्योंकि एक्सरसाइज कराएंगे तो देहाभिमान आ जाएगा, इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इसलिए जो खाना है, जो भी खाना है, सिर्फ बाबा की याद में बैठ के खाओ। मिर्ची बज्जी भी खाओ, मसाले भी खाओ, पनीर मटर मसाला भी खाओ। सिर्फ बाबा को याद किया, याद में बनाया तो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा भाई। जो कुछ आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालना है वो प्रभाव डालकर ही छोड़ेगा। शरीर की भी नॉलेज चाहिए, आत्मा की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, इसका भी ज्ञान चाहिए। ब्यूटिफुल। दैट इज व्हाई आई कॉल शिव बाबा एज ओशन ऑफ कॉमन सेंस। मेरा शरीर, ये बाबा का महावाक्य है, मैं नहीं कह रहा हूं, मुरली में है, इसलिए मैं डेट भी देता हूं आपको। 11/4/1986। अगर पेज नंबर चाहिए, उस मुरली बुक का पेज नंबर 162, पेज नंबर फर्स्ट पैराग्राफ 162 पेज के ऊपर फर्स्ट वाली पैराग्राफ में यह बात बताई है। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चलता है, चल सकता है,
इसका भी ज्ञान चाहिए। ऐसे नहीं आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी हो, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है, नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा और सुनो, नाउ दिस इज अनदर ब्यूटिफुल मुरली, ओके, दिस होल मुरली आई वुड एनकरेज यू टू रीड। 19/3/1990, okay, good. So read this Murli, you will get some very interesting insights. 19/3/1990, इसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई है। I'll just read this and then Puneet bhai, we can split the Kumars into groups. रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। लिसन केयरफुली, दिस इज फ्रॉम 19/3/1990। सिर्फ एक ही पॉइंट में ज्योतिर्बिंदु हूं, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, ये एक ही पॉइंट कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। ये बोर शब्द बाबा ने यूज किया, ओके, क्योंकि मुझे भी लगता था ज्ञान में जब नया नया आया था तो आत्मा समझो, ऊपर जाओ, नीचे आओ, ये क्या है, मुझे तो ये मजा ही नहीं आ रहा है। कभी कभी मुझे सिर भी दर्द देने लगता था, तो मैं सोचता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन मैं डरता था किसी के सामने बोलने से, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलता तो वो मुझे गुस्सा करते, ये कहाँ का बीके है, ये आत्मा समझ बाप को याद करने से इसको सिर दर्द होता है, ये तेरा अपवित्र है, तू अपवित्र है अभी, इसलिए तू बाप को याद करने से तेरे को सिर दर्द हो रहा है। लेकिन जब मैं मुरली पढ़ते पढ़ते कुछ साल के बाद ये पॉइंट देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड मेनी मेनी इयर्स अगो, यस, शिव बाबा मेरी जो सिचुएशन है वो समझ सकता है। ही इज एन ओशन ऑफ कॉमन सेंस। ऐसे नहीं कि मैं अपनी सिचुएशन को ना समझते हुए अपने कोसते रहूं, नहीं। देखो बाबा ने कहा है इस मुरली में, सिर्फ एक ही पॉइंट के मैं ज्योतिर्बिंदु हूं, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है, वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो, बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। दैट्स व्हाई आई कीप सजेस्टिंग, एक तो मुरली पॉइंट्स नोट करने का बुक होता है, और दूसरा, let me switch off the background so I can show you my book. Okay, हाँ, तो दूसरा ये मेरा बुक है लॉन्ग नोटबुक। तो इसमें मैं अपना सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नशे दिलाने वाले पॉइंट्स हैं वो मैं नोट करता हूं। ओके, 19/3/1990 इज अव्यक्त मुरली, वो भी आप टाइप करो 19/3/1990, वेरी वेरी पावरफुल। तो ऐसे बुक आपको सेपरेट रखना है, कोई बड़ा वाला लंबा वाला अच्छा नोटबुक, ताकि इसमें आप अपने जो कुछ भी अच्छे अच्छे नशे दिलाने वाले पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर सको। Okay. So out of all the conversation, what was happening, so we have lots of very interesting questions and very practical too. So one question one brother is asking, how do I feel pure and constant love with Baba? Sometimes I feel very attached to Baba, sometimes very dry. That's fine. So this is where we should use our, again, what Baba says, we are human. हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। हम गिरे ही नहीं तो हम चलना ही बंद कर देंगे। तो इसलिए आप में से कोई सॉफ्टवेयर से हैं कि उसमें दो शब्द हैं, एक फीचर और दूसरा बग। जो आपका प्रोग्राम चलता है उसको हम फीचर कहेंगे, जो ठीक से नहीं चलता है, जो मिस्टेक है, एरर है, उसको हम बग कहेंगे। बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगता है, आपको ड्राई फील होता है या आप लॉस्ट फील करते हो,
उसमें कोई गलत नहीं है। जैसे ही आप उस स्थिति का अवेयर हो जाते हो, ये करने की कोशिश करो जिससे आप फिर आपकी स्थिति वापस मिल जाए। एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स दैट आई डू, जब भी मुझे लगता है तो मैं क्या करता हूं, मैं मोबाइल को साइलेंस में रख के साइलेंटली वॉकिंग करने चले जाता हूं नेचर में, और एक 15-20 मिनट अच्छी तरह से ब्रिस्क वॉकिंग करने के बाद slowly my mood starts coming back. This is one of the most important suggestions I want to give. Spend time in nature. Become more physically active. Don't spend time in dark rooms, including Baba's room. ज्यादा टाइम वहां बैठने की जरूरत नहीं है। स्पेशली कोविड टाइम्स में या सनलाइट मिलता ही नहीं है, हवा मिलती ही नहीं है, एसी चालू कर देते हैं और रूम में बैठ जाते हैं और योग के लिए बैठ जाते हैं, नींद आ जाती है तो ऑटोमेटिकली मन सोशल मीडिया की तरफ चली जाती है, फेसबुक की तरफ चली जाती है। नहीं, मेक योर सेल्फ मोर फिजिकली एक्टिव, गेट इन टच विद द नेचर। बाहर चलना चालू करो आप। हाँ, मास्क भी पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग भी करो, लेकिन ग्रीनरी की तरफ, नेचर से जुड़ो आप। तो आपका मेंटल हेल्थ और जो आपका मेंटल फ्रेशनेस है वो अच्छा होगा। Yeah, thanks. I remember, like, how Brahma Baba used to go into Pahadi. It is just the natural, because वो natural beauty है वहाँ की. Thank you. Yeah. So कोई भाई वे भी बता रहे हैं कि how to talk to and handle family members and relatives when they are forcing us for marriage, and what is the Balabhai's personal experience in this. And one more connected question. जैसे भाई जी ने एक फॉर्मूला दिया है कि प्रिंसिपल प्लस कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू प्रैक्टिस। जैसे हमारे फैमिली में माताजी, पिताजी और हम हैं, तो फैमिली वाले कहते हैं कि शादी कर लो, तो क्या हम ये एक कॉन्टेक्स्ट है? गुड क्वेश्चन। देखो, एक चीज हमें ये समझना बहुत जरूरी है। लौकिक वाले शादी के लिए हमें इसलिए फोर्स करते हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी और हमारी सेफ्टी उसका टेक केयर हो। और कम्युनिटी में, मतलब सोसाइटी में, सिक्योरिटी और सेफ्टी का मतलब है शादी कर लेना, ताकि यू विल हैव वन पर्सन टू टेक केयर ऑफ यू, चाहे कुमार हो चाहे कुमारी हो। तो उनके हिसाब से सिक्योरिटी और सेफ्टी लाने के लिए रास्ता एक ही है, वो है शादी। तो प्रिंसिपल इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, प्रैक्टिस इज शादी। लेकिन उसी प्रिंसिपल को क्या हम दूसरे तरीके से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं? जैसे मैंने अपनी जो कॉलोनी में बहुत सारे कुमार्स हैं सेंटर के, तो वो अपने अपने घर में माता पिता के साथ रहते हैं, तो मैंने उनको यही बताया कि आपके माता पिता जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उनका इंटेंशन है आपकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो उनको बताओ कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए आप कह रहे हो, जब आप सब शरीर छोड़ देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम सब बालाबाई के यहाँ आ जाएंगे, एक ही घर में रहेंगे, तो एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी भी रहेगी, सेफ्टी भी रहेगी, देखभाल भी करेंगे। उसके लिए हमें शादी करने की, और शादी के लिए आप फोर्स मत करो, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे आएंगे। अगर वो लोग मुझे आपसे दूर चले जाने के लिए कहेंगे, मेरी वाइफ मेरे साथ आके, तो आप ही दुखी होंगे। जैसे आप संसार में देख रहे हो कैसे 1-2 सालों में डिवोर्स की जो केसेस है बहुत बढ़ रही हैं। तो ये सारा झंझट क्यों? जब तक मैं हूं आपकी अच्छी देखभाल करूंगा, जब आप नहीं है तो हम सब कुमार्स मिलके एक दूसरे की देखभाल करेंगे, और क्या चाहिए आपके लिए? तो जब उनके जो कुमार्स हैं, उनकी माता पिता की बहुत प्यार से देखभाल कर रहे हैं, और उनको ये तसल्ली दिलाया है, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी हमने सोच के रखा है, हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव है, जिसको आप सिर्फ शादी के बारे में सोच रहे थे, वो एक ही रास्ता नहीं है, दूसरे अलग रास्ते भी हैं जिस पर हम चलना चाहते हैं। तो स्लोली, जैसे मेरे पिताजी हैं, उनको 10 साल लगा मेरी बात समझने में,
नहीं तो हर बर्थडे को जब मैं उनके चरण छूता हूं तो वो आशीर्वाद देते थे कि अगले साल तक तुम शादी करके आना, मेरे पास आना। मैं हाँ कहता था। तो अगले साल थे, अगले साल, अभी 10 साल 20 साल हो गए, तो उनको समझ में आया, तो अभी पूछना छोड़ दिए। तो वी नीड टू बी पेशेंट, वी शुड नॉट गेट इरिटेटेड, वी शुड एक्नॉलेज कि वो किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, लेकिन उनको हमें समझाना है कि हमारी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसका हमने इंतजाम किया है। Right, right, very well. It is like, sometimes we need to know and learn how to respond and how to react. So that is, two frame we need to understand. Otherwise, sometimes we used to react and sometimes anything will happen. So better we need to respond that time. Thanks for bringing up that. So can we take one or two question more? Yeah, go ahead. Yeah, thanks. तो जे आई थिंक ये क्वेश्चन कॉर्पोरेट लाइफ से जो भाई जुड़े हैं, तो उन्होंने पूछा हुआ है कि नुमाशाम में ड्यूटी रहती है और रात को फ्री होते हैं, तो नुमाशाम कब करें? एंड उसके कॉन्टेक्स्ट में अमृतवेला का भी एक है कि भाई जी अगर योग के लिए जल्दी उठ रहे हैं और दिन को आराम नहीं मिलता, तो अमृतवेला के बाद सो सकते हैं? इज दिस प्रैक्टिकल? Yes. ओके ओके। I do not want to put any comma. Yes, full stop. हो गया। Right. Okay. So we can quickly go to another question. How to manage और नुमा शाम का जैसे मैंने बताया कि आपके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपको जब टाइम मिलता है, वो टाइम ही आपके लिए नुमा शाम है, बस। Yeah. ये जो बाबा सुनाते हैं वो मेजॉरिटी के लिए है। There will always be exceptions. Yes. Yes. How to manage sleep, as I sleep at 11 p.m. and wake up at 4 a.m., which is not sufficient sleep. तो Whole आप day. पहले सो जाओ। Yeah. तो 11 whole- बजे क्यों सोते हैं आप? थोड़ा जल्दी सो जाओ, 10 Right. बजे सो जाओ, 9:30 बजे सो जाओ। मोबाइल देखना बंद करो, मुरली पढ़ना चालू करो, तो तुरंत नींद आ जाएगी। ये भी अच्छा है, Yes. Yes. क्योंकि कईयों को मुरली पढ़ते हैं तो नींद आती है। ये भी अच्छी विधि है। Right. Right. So like, and how can we? तो again. देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, ये भी आप नोट करके विचार करना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पिछले कुछ 1-2 साल से मैं इस पर विचार कर रहा हूं और ऑब्जर्व कर रहा हूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज नींद की नहीं होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज मन को पॉजिटिव रीति से एंगेज कैसे करना है, वो हमको नहीं आता है। इसलिए जो इजीएस्ट मेथड ऑफ एंगेजमेंट है, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेब सीरीज, इस पर चले जाता है। लेकिन अगर हमारी जो मन को, जो बाबा ने बताई हुई श्रीमत है, उस अनुसार एंगेज करने के लिए पॉजिटिवली क्या क्या करनी है, कौन सी ऐसी हॉबीज है, जैसे म्यूजिक सीखना है, जैसे वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, डांस है, या पेंटिंग है, कारपेंट्री है, या कुछ अच्छे अच्छे बुक्स पढ़नी है। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव हॉबीज। आपका हॉबी क्या है? ये थोड़ा मेहनत करके अगर हम फाइंड आउट करेंगे और थोड़ा सा समय उस हॉबी को परस्यू करने के लिए रखेंगे, तो मन को पॉजिटिवली एंगेज कैसे करना है, ये कला अगर हम सीखेंगे, तो ये कंफ्यूज होने से, ये भटक जाने से बच जाएंगे। तब ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि इसका रूट कॉज ही lack of understanding of how to keep my mind engaged. इसलिए मेरे पास, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, दैट इज माई हॉबी, तो मेरे पास आई ऑलवेज हैव अ बिग टू डू लिस्ट ऑफ बुक्स टू रीड। सो टाइम मिला तो मैं उन पे चला जाता हूं। ऐसे आपके पास ऐसे कौन से हॉबीज हैं? मोबाइल गेम खेलना हॉबी नहीं है, यूट्यूब देखना हॉबी नहीं है, ठीक है, इंस्टाग्राम में इंस्टा शॉर्ट्स देखना हॉबी नहीं है। ये सब हॉबीज नहीं होते हैं, दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। हॉबी का मतलब है आपका माइंड पॉजिटिवली एंगेज हो और आपका माइंड भी फ्रेश हो। Right. बहुत बढ़िया. This is like,
we need to more engage with the physical things rather to go in the digital screen. So just to have a quick announcement, if anybody wants to practice, like, how to practice digital detox, so you can always go to IT Wing, like bkitving.org, where you will get the detailed explanation of how to practice digital detox, and which is a need of this time, even though office will resume at physical, not at the work from home, but आप वहां से भी resource ले सकते हैं. Okay, so although we have lots of questions coming up, but we are running out of time, and there is. See, it also depends on your विश्वभूषण भाई ने पूछा, मैं मूवीज देखता हूँ, किस प्रकार के मूवीज देखते हो, इस पर आधारित है. क्योंकि ऐसे अच्छे मूवीज भी हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करने को मिलता है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, अगेन इट कम्स बैक, ये सारे मेथड्स हैं, लेकिन गोल इज हाउ कैन आई कीप माई माइंड पॉजिटिवली एंगेज्ड. सही तरीके से मैं अपने मन को किस प्रकार से एंगेज कर सकता हूं. दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, बिकॉज द प्रिंसिपल इज दिस. आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं, तो वो आप अपना नया प्रैक्टिस निकालिए. राइट. हाँ, वैक्सीनेशन के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बी केस में ये फैली हुई है कि कोरोना बहुत छोटी है, उसका फ्रीक्वेंसी कम है, योग करने से हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी, इसलिए वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है. आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, दिस इज ऑल प्योर इग्नोरेंस. ये बकवास है. ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ऐसा कोई वाइब्रेशन नहीं है. जाके आप अपना बोथ द डोसेस वैक्सीनेशन ले लीजिए. Because some of these things we tend to spread nonsense just because it is a nice animation, colorful animation, and they will quote one or two Baba's Murlis out of context. Don't overestimate yourself and your yoga power. Let us be humble and let us understand how the health is and how it works and follow the process. Yes. There is a lot of unnecessary misinformation, disinformation also in PKs. Especially ये frequency को लेके चलता है, लेकिन frequency को एंगस्ट्रॉम बताते हैं. उनको देने वाले को ये भी पता नहीं एंगस्ट्रॉम is 10⁻⁸ meters, which is used to measure wavelength. तो जिस बंदे ने लिखा उस बंदे को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का पता नहीं है, वो डिफरेंस पता नहीं है, और वो क्लास करने निकला, और हम सब यहां बैठे इंजीनियर वो सब सुनने लगे. Yeah, Pallab, I appreciate, because it's like, just to share a quick 30-second I will take. In my personal office, they have strictly informed, if you're not vaccinated, you will be fired. It is practical, be practical. My own brother, last week, he had to check into the hospital for 7 days. He was in hospital. But he came out without any ventilator and with only mild symptoms because he took both doses of vaccination. Yeah. My dad is 77 years old. I made him also take vaccination. क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आजकल बीकेस के लैंड में बहुत फैल रही हैं, ये गलत है. और फूड के बारे में भी बहुत सारी गलत चीजें फैल रही हैं. ये खाओ, ये मत खाओ, ये दूध नहीं लेना चाहिए, ये वेगन बनना चाहिए, ये अहिंसा है, हिंसा है. अगर दूध नहीं लेना है तो कृष्ण की इतनी कहानियां कहां से आई हैं? मधुबन में चाय क्यों बनती है? मधुबन में कर्ड क्यों देते हैं? छाछ क्यों खाते हैं? और ब्रह्मा बाबा ने चाय क्यों लिया है? अरे थोड़ा तो सोचो. ये नहीं खाना है, अरे आपके शरीर के हिसाब से क्या जमता है वो आप टेस्ट करके लो ना.
ये भाई ने ये बताया, वो बहन ने वो बताया, इस मुरली में ये सिखाया। अभी मैंने आपको डेट भी दिया मुरली का कि अपनी शरीर किस प्रकार से चलता है, उस प्रकार से जानकर उस हिसाब से चलाना सीखो। ऐसा नहीं कि ये क्लास में ऐसे सुनाया, इसको ये अच्छा लगा इसलिए मैं भी फॉलो कर रहा हूं। आपको ठीक हुआ या नहीं हुआ वो पहले आप चेक करो। अच्छा लगता है तो आप करो। ये बहुत गलतफहमी फैल रही, इसी इसी को ही मैं कहता हूं, इसलिए वो महावाक्य मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मन को विचलित करने वाली बातें बहुत आएंगी बच्चे। ये करो, ये मत करो, इसने कहा, उसने कहा, यहां देखो, वहां देखो, ये लाओ, वो लाओ। वेरी सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। आई हैव फ्यू सिंपल रूल्स ऑफ थंब जो मैंने आपको आज सुनाया, बहुत सारी चीजें। And that is what kept my Purusharth also simple and enjoyable. Yes, yes. Thanks, Balabai. I can see a couple of questions. So just to request you all, we have, completed a lot of series prior to this about food, about Amritvela, about our, schedule. So everything is available on YouTube. So you can go and you can, watch all the videos. So I just want to, before we go for the meditation, I would like to uh, announce a couple of things for our next birthday. So Is it okay, Puneet bhai, I take your leave because I have next session. Bye bye, Dayanand bhai, Abhijit bhai. yes, Yeah, thanks, thank thanks. you. It was a pleasure. I hope it was useful. Yes, thanks, Yes, brother, and wonderful. thanks from entire our team. So we will be loving to invite you again with practical solution. Thank you so much, Thank brother. you. Thank you. Appreciate it. Thank you. Thank you. Okay. So हमारी जो नेक्स्ट भट्टी होने वाली है वो 26th ऑफ दिसंबर को है। तो ये नोट कर लीजिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन हम लेके आएंगे आप सभी के लिए, ताकि इट इज नॉट ओनली कि हम सिर्फ ऑर्गेनाइजर है वही बेनिफिट होते हैं, नो, सभी के लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। तो जो टाइमिंग है वो सेम रहेगा 10 to 12:30, एंड मीटिंग आईडी भी सेम रहेगा। एंड वन थिंग, यू विल बी गेटिंग दिस रिकॉर्डिंग पोस्ट in our Jagdamba Bhavan channel, but we will be having in Zoom so we can have a more interaction. And साथ साथ ये भी है कि हमारे पास दूसरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि समय की पुकार, देवी गुणों से संपूर्ण देवताओं की ओर। तो ये एवरी अल्टरनेट संडे को होता है, जो 14 डेज के बाद आता है। और हमारे पास मास्टर क्लासेस होते हैं, इसमें अव्यक्त मुरली का चिंतन होता है। बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट यूनिक वे में किया गया है। तो आपको यहाँ पे ईच वैल्यू जो है हमारी कि संपूर्ण देवता की ओर हम जाएंगे, तो उसकी ईच वैल्यू के ऊपर डिस्कशन होता है। उसमें अव्यक्त वाणी का भी जो बाबा की एग्जैक्ट वर्जन है वो किया जाता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आपको डेली चार्ट फिल करना पड़ता है, वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जो हमारे ईमेल आईडी है यहाँ पे भी। और इस भट्टी में अगर आपको कुछ सुझाव है, कुछ फीडबैक है, तो वी रियली वांट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो आप इस दिए दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई और भी आपको बात शेयर करनी है, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस वाया ईमेल और व्हाट्सएप। सो बिफोर वी लीव, वी कैन हैव ए पावरफुल दृष्टि। तो आप मैं सभी को निवेदन करता हूं कि आप कुछ समय के लिए, रिक्वेस्ट है कि अभी आप आपका वीडियो स्टार्ट कीजिए। एंड जैसे हम कोई भी भट्टी, कोई भी प्रोग्राम के बाद हम दृष्टि का लेन देन करते हैं, तो अभी हम वर्चुअली दृष्टि का लेन देन करेंगे। तो प्लीज आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आपका कैमरा कुछ समय के लिए स्टार्ट कीजिए।
चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओके, सभी का दिल से पुनः हम धन्यवाद करते हैं। हम पुनः मिलेंगे और तब तक के लिए आपका जो संडे है बहुत ही सुखमय आप बिताइए। सभी को दिल से ओम शांति। थैंक यू।